आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आप लोगों के लिए आ चुका है पॉलिटिकल साइंस का महातांडव वीडियो। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक का कंप्लीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए सेकंड बुक का भी महातांडव वीडियो लाने वाला हूं। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, हो सके आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा आपको ऊपर नीचे देखने को मिले, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैश्वीकरण मतलब होता क्या है, जिसको हम लोग भूमंडलीकरण भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बाहर की कंपनियां आकर भारत में व्यापार कर सके और भारत की कंपनियां बाहर जाकर व्यापार कर सके, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण बोलेंगे। जिसमें हमारा देश जो भारत है, भारत में जो कंपनियां हैं वो विदेश में जाकर व्यापार करेंगी और विदेशी जो कंपनियां होंगी वो भारत में आकर व्यापार करता है। तो इसी कंसेप्ट को, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे एक करके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो मनमोहन सिंह हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो ये जो कथन है लेनिन का है, VI लेनिन इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो ये उदारवाद की विचारधारा पर टिका है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया? तो मनमोहन सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिक या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो ये कथन है रॉबर्टसन का। किसका? रॉबर्टसन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये क्या था भाई, नरसिम्हा राव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरसिम्हा राव इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। अगर एक्चुअल में डेट बोला जाए तो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई। वैश्वीकरण का प्रभाव है, तो ये भाई बहुआयामी अवधारणा है। क्या ये बहुआयामी अवधारणा है? नोट करिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में क्या हुआ है? तो वृद्धि हुई है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एक देश क्या हो रहा है, दूसरे देश के साथ जुड़ रहा है, उसका अच्छा रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है। अगला क्वेश्चन की वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ब्राजील में हुआ था। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के अल्गेरे में हुई और 2004 में चौथी बैठक मुंबई में हुई थी। तो भाई भारत वाला जो है इसको भी जान लीजिए, 2004 में मुंबई में हुआ था। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उदारवाद की विचारधारा पर टिका है। भारत ने नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई? तो भारत ने नवीन आर्थिक नीति जो है 1991 में अपनाया था। कब? 1991, इसका सही उत्तर हो जाएगा। PV नरसिम्हा राव सरकार ने जून 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की थी। ये हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मुंबई में हुआ था। अभी मैंने आप लोगों को बताया। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है भाई, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक्चुअल में देखो भाई, मतलब जैसे कि आपसे को पता होगा कि सोवियत संघ जो था हमारा, उसमें उसका कंसेप्ट था समाजवादी या फिर साम्यवादी, और जो अमेरिका का जो कंसेप्ट था वो था पूंजीवादी। तो भारत सोच में पड़ गया कि भाई हम लोग समाजवादी का कंसेप्ट अपना या फिर पूंजीवादी का। तो इसने क्या किया, मिक्सअप बनाया, जिसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का मंच बना है, जिसका नाम क्या है? तो कमिंटर्न। क्या हो जाएगा? कमिंटर्न हो जाएगा। कमिंटर्न इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देख लीजिए कि भारत ने वैश्वीकरण को क्यों अपनाया? तो वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं कौन? तो गरीब। इससे कौन अधिक प्रभावित हुए हैं? गरीब अधिक प्रभावित हुए हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था भाई? तो स्कॉटहोम में हुआ था, जो कि स्वीडन में है। कहाँ है? स्वीडन में है, जो कि स्कॉटहोम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या देख लीजिए आप लोग कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? किसने दिया? तो गैरेट हार्डी ने दिया। किसने दिया? गैरेट हार्डी ने दिया था। अगला क्वेश्चन कि मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैक बोर्ड 2016 में भी पूछा गया है। तो मेधा पाटकर का जो नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो भाई क्या है कि मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के नाम से भी जानी जाती है। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिवारी कमेटी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नारायण दत्त तिवारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1980 में भारत के पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, इसको पहले नोट करिए और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिवारी कमेटी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 5 क्या देख लीजिए। तो क्वेश्चन 5 है कि पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा साझा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन, ठीक है, किसने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? 4 ऑप्शन है, मालदीव, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। किसको सबसे अधिक खतरा है भाई? तो मालदीव को सबसे अधिक खतरा है। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरो। वेरी इंपोर्टेंट और वायरल वाला प्रश्न है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रियो डी जेनेरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, किससे संबंधित है? वैश्विक ताप वृद्धि से, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये किससे संबंधित है भाई? तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो अल्ट्रा वायलेट रे हो जाएगा, जिसको हम लोग यूवी, ठीक है, यूवी शॉर्टकट में बोल सकते हैं, यूवी किरण बोलिए, ठीक है, या फिर यूवी आप लोग रे बोल सकते हैं, रे मतलब ही किरण होता है, या फिर अल्ट्रा वायलेट रे या फिर अल्ट्रा वायलेट किरण भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अल्ट्रा वायलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो भाई, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कोयोटो में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोयोटो में हुआ था। भारत ने 1992 के रियो डी जेनेरो तथा 1997 के कोयोटो सम्मेलनों में भाग लिया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये हमारा कोयोटो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है? कोयोटो है, तो कोयोटो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को कभी कभी चलना होता है। क्वेश्चन 13 है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यूनिसेफ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है भाई? यूनिसेफ है। इसका यूनिसेफ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है और ये जगह 2019 में भी पूछा गया प्रश्न है, 5 जून हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया 5 जून, वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो भाई अरविंद केजरीवाल तो एक नेता है, सीएम है ना, तो ये हमारा क्या एक पर्यावरणविद नहीं है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन 17 की विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोयोटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और किस देश में हुआ? तो कोयोटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 में जापान में हुआ। भारत ने कोयोटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने कोयोटो प्रोटोकॉल पर अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए। अगस्त 2002 हो जाएगा। ठीक है, हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर थोड़ा गलत है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। हस्ताक्षर ऐसे होता है। हस्ताक्षर किया कब? तो 2002 में। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2001 में ये पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2001 में। 1992 में पर्यावरण से संबंधित कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा। रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एजेंडा 21। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक ताप वृद्धि में भूमिका निभाने वाले प्रमुख गैसें कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CO2 हो जाएगा। देख लो भाई, ऐसा बोल सकते हैं, CO2, मीथेन यानी CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC, इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का छेद की खोज कब हुई? तो 1980 के दशक के मध्य में हुआ था। नोट करिए। भारत में वन संपदा एवं वृक्षों के हितों में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव संबंधी कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो नर्मदा आंदोलन हो जाएगा। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य को उजागर कीजिए। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों के कटाव को रोकना है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2001 में पारित हुआ था। ठीक है, इसके बाद के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जून 1972 में स्वीडन के नगर स्टॉकहोम में हुआ, जिसमें 113 देशों ने भाग लिया। इसको नोट करिए। आगे के 28 अक्टूबर 1982 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने प्रकृति हेतु विश्व घोषणा पत्र यानी कि वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर अपनाया, जिसमें कहा गया कि प्रकृति का सम्मान किया जाएगा तथा
उसकी अनिवार्य प्रक्रियाओं को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। इसमें 172 राज्यों के अतिरिक्त अनेक गैर सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या कि एनपीटी से आप क्या समझते हैं। देखिए एनपीटी माने होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा। एबीएम का मतलब होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, और बीडब्ल्यूसी का मतलब होता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। क्या है? कन्वेंशन, यानी कि जैविक हथियार संधि। ये सब आप लोग नोट करिए, कभी कभार ये सब पूछा जाता है। देखिए एनपीटी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनपीटी आप लोगों के एग्जाम में हो सके पूछा जाए। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए इसके बाद क्या है। इसके बाद है हमारा सीडब्ल्यूसी। सीडब्ल्यूसी में होता है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी कि रासायनिक हथियार संधि। फिर है बीडब्ल्यूसी, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया बीडब्ल्यूसी के बारे में। बीडब्ल्यूसी संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। सीडब्ल्यूसी संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ये सब कभी कभार पूछा जाता है, अक्सर नहीं पूछा जाता है। आगे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कि अमेरिका पर आतंकवादी हमला कब हुआ और किसने किया था? तो 11 सितंबर 2001 को अलकायदा संगठन द्वारा अमेरिका पर हमला किया गया था, जिसको हम लोग 9/11 की घटना भी बोलते हैं। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य 93 युद्ध हुए। इसमें करीब 55 लाख लोग मारे गए। इसको भी करिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला जो प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। क्या है आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 2003 तक पूरी दुनिया में कितने लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके हैं? तो संपूर्ण विश्व में लगभग 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके हैं। एड्स से सर्वाधिक प्रभावित महाद्वीप है अफ्रीका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफ्रीका जो है वह एड्स से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। 1990 के दशक में ब्रिटेन में फैली महामारी तो मैड काउ। देख लो भाई, 1990 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा महामारी फैला था? तो मैड काउ फैला था, याद रखिएगा। 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व को खतरा हो गया था HIV एड्स के कारण। देख लो 1994 में क्या हुआ था? रवांडा की एक जनजाति है तुत्सी जनजाति, इसके अस्तित्व को किससे खतरा हुआ था? तो HIV एड्स से इन लोगों को खतरा हो गया था। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था? तो 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। तो ये सब जो भाई यहाँ पर ईयर आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब में क्या हुआ है? पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया है। इसके बाद देखो क्या है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था? तो 1962 को किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1962 में किया था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जो सफल परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था। कहाँ? तो राजस्थान के पोखरण में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान में किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। देख लो भाई, पहला बार 1945 में ये परमाणु बम गिराया गया था। जापान के 2 शहर, एक हमारा हिरोशिमा और दूसरा हमारा नागासाकी। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई? तो ये हमारा 1996 को हुआ था। एनपीटी का पूरा नाम अभी मैंने आपने को बताया कि परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। ये एग्जाम में पूछेगा, एनपीटी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। एनपीटी पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किया गया था और यह वर्ष 1970 से प्रवर्तित हुआ। देखो भाई, ये मतलब जो एनपीटी है इस पर 1968 में हस्ताक्षर हुआ था और ये 1970 से लागू हो गया था। परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी 1967 पर हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं 4 देशों का नाम लिखिए। एक हो गया हमारा अमेरिका, दूसरा हो गया रूस, तीसरा हो गया ब्रिटेन, चौथा हो गया ईरान। तो ये हुआ हमारे 4 देश, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस अमेरिकन राष्ट्रपति के आदेश से किया गया था? तो बिल क्लिंटन हो जाएगा, बिल क्लिंटन इसका आंसर होगा। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आदेश से वर्ष 1998 में किया गया था। यह अफगानिस्तान में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई थी, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है और कौन अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है? ये जैक बोर्ड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे ये जो सैनिक धमकी से सुरक्षा है ये हमारा परंपरागत सुरक्षा हो गया और ये जो महामारी से सुरक्षा है ये हमारा अपरंपरागत सुरक्षा हो गया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या है भाई? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि हमारा 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी कब इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो 28 जून 1919 के दिन जर्मनी ने हस्ताक्षर किया था। इसके बाद यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा। क्या हो जाएगा भाई? सामूहिक सुरक्षा इसका आंसर हो जाएगा। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? तो शांति स्थापना हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? शांति स्थापना। 2 महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा
महायुद्ध घटित न हो सका, तो आतंक का संतुलन, इसमें आतंक का संतुलन हो गया। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी CTBT। परमाणु क्या है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को ही क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट व्हेन ट्रीटी कहा जाता है। यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। यह संधि 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई। देखो भाई, अगर आप लोग मेरे हर एक वीडियो को देखोगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं हर चीज को डीपली एकदम नोट वाइज, पॉइंट वाइज हर एक चीज को मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है तत्वाधान में निःसशक्तिकरण आयोग कब बना, या फिर UNO निःसशक्तिकरण आयोग कब बना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में, या फिर बोल सकते हैं 11 जनवरी 1952 में। ठीक है। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का क्या है आह्वान किया, तो सामूहिक सुरक्षा इसका आंसर हो जाएगा। शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है, तो महासचिव इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो के गृह युद्ध में। कहाँ, कांगो के गृह युद्ध में, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझते हुए सामना किया जाता है, तो ये सामूहिक सुरक्षा में होता है। किसमें होता है, सामूहिक सुरक्षा में। विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं, तो जगह अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व, देखो भाई ये जो प्रश्न है ना, विश्व एड्स दिवस बोले, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करिए। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है, तो सुरक्षा परिषद पर है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है, तो ये सामूहिक सुरक्षा का मामला है। 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया, तो 1996, या फिर बोल सकते हैं 10 सितंबर 1996 को। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1998, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और देखिए भारत ने जो सबसे पहला जो सफल परमाणु परीक्षण किया था 1974 में किया था, यानी फर्स्ट वाला हुआ था 1974 में, और जो सेकंड वाला हुआ है ये हुआ है 1998 में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला भी पूछा जाता है, सेकंड वाला भी पूछा जाता है। आप लोग दोनों को अच्छी तरीके से कर लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं UNO, ठीक है, UNO या फिर UN आप लोग इसको बोल सकते हैं। कहीं कहीं पर UNO लिखा रहता है, कहीं कहीं पर UN लिखा रहता है। तो UNO का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। देखो भाई 24 अक्टूबर 1945 को UNO का स्थापना हुआ, और इसके 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन जाता है। लेकिन अभी भी जो भारत है ना, वह अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है हमारे यहाँ की जो UNO है, इसका स्थायी सदस्य नहीं है। इसका देखिए अभी स्थायी जो सदस्य है जिसको वीटो पावर भी मिला है, इसमें हमारा 5 देश आता है। और इसका एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा, रूस का फेस। क्या है ट्रिक, रूस का फेस। ये हमारा 5 जो देश है जिसको मतलब यहाँ पर स्थायी सदस्यता मिला है और जिसके पास वीटो पावर है। रूस से तो आपका रूस हो गया, एफ से आपका फ्रांस हो गया, ठीक है, एफ से आपका क्या हो गया, फ्रांस हो गया, ए से अमेरिका हो गया, सी से चाइना हो गया, ठीक है, और ई से इंग्लैंड हो गया। ये जो हमारा 5 देश है इसके पास क्या है भाई, वीटो पावर है, और ये UNO का स्थायी सदस्य है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके हर एक MCQ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है बताना है। तो ये है हमारा हेग में, जो कि नीदरलैंड्स में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड, ठीक है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ हो गया, तो जेनेवा में हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये हो गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 9 वर्षों का होता है, जिसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 9 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, या न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें महासभा द्वारा 15 ठो न्यायाधीश चुना जाता है, ठीक है। और ये जो न्यायाधीश होते हैं इसका जो कार्यकाल होता है इसको 9 साल के लिए, 9 वर्षों के लिए चुना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया 15 हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो जो विश्व बैंक है यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, इसका स्थापना 1944 में हुआ था। क्या है भाई कि 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसे IBRD के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको IBRD भी बोला जाता है। 1946 में इसका परिचालन शुरू हुआ था और इसमें 38 सदस्य थे। 1944 में इसका स्थापना किया गया, लेकिन ये जो काम शुरू करा कब से? तो 1940 से। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हमारा चला था। के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ, जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं। देखो भाई, जैसे कि जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध होता है, और दूसरा विश्व युद्ध हमारा 1939 से 1945 तक चला था, और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारा देश एकदम तहस नहस हो गया था, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे किसी भी तरीके से हो, एकदम तहस नहस हो गया था। तो इसका विकास करने के लिए, जो तहस नहस हुआ था उसको सुधारने के लिए एक यहाँ पर समझौता हुआ, ठीक है, जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स, ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता हम लोग बोल सकते हैं। और ये 1944 में हुआ था। अमेरिका में एक जगह है न्यू हैम्पशायर, उस जगह पे हुआ था। और इसमें दो संस्था का इसमें स्थापना किया गया था। एक तो था IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, और एक है IBRD जिसको हम लोग विश्व बैंक बोलते हैं। IBRD मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। एक ऐसा बैंक बनाया गया जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी मतलब क्षति हुआ है उसको हम लोग उसका निर्माण करेंगे, उसको एकदम ठीक करेंगे और विकास करने के लिए बनाया गया था IBRD। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए आगे क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब अस्तित्व में आया? तो ये भाई 1995 में आया था, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, मैंने लिख दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO 1 जनवरी 1995 अस्तित्व में आया था। निम्नांकित में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? मैंने आप लोगों को बताया इसका ट्रिक, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रूस का फेस ये जो है 5 देश ये स्थायी सदस्य है। रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये स्थायी है, बाद बाकी सब अस्थायी। यहाँ पर चीन स्थायी, अमेरिका स्थायी, रूस स्थायी, लेकिन ये जो इजराइल है ये अस्थायी सदस्य हो जाएगा। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते कुछ 8 देख लेते हैं। क्या कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखो, अस्थायी का बात करा जाएगा तो 10 और स्थायी बोला जाएगा तो 5। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन बोला जाता है, फ्रांस, रूस और चीन। इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, जिसे 1966 में बढ़ाकर 10 कर दी गई। जब सुरक्षा परिषद बना था तो स्टार्टिंग टाइम में इसमें जो अस्थायी सदस्य होते थे कितने होते थे? 6 होते थे, लेकिन अभी 1966 में इसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? कब हुआ था भाई? तो इसका स्थापना हुआ था 2006 को। इसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने प्रथम हस्ताक्षर किए? तो 51 देश हो जाएंगे, ठीक है। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मूल, ठीक है, बान की मूल किस देश के नागरिक है? तो दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका नाम कहीं कहीं पर बान की मून भी लिखा रहता है, बान की मून भी लिखा रहता है, बान की मून चाहे बान की मूल, जिस प्रकार से लिखा रहे तो ये किस देश का नागरिक हो जाएगा? तो दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? मैंने आप लोगों को बताया कि 30 अक्टूबर को शामिल हुआ था। ये 30 अक्टूबर 1945 को। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 30 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुआ था। हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह किसका कथन है? तो ये मार्कस का कथन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 15 निम्नांकित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बता दिया। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की विश्व व्यापार संगठन निम्नांकित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो इसका हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये हो जाएगा ऑप्शन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो अस्थायी सदस्य होता है उसका कार्यकाल 2 वर्ष तक होता है, 2 वर्ष के बाद इसको चेंज कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो FD रूजवेल्ट ने किया था, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई? किसका मृत्यु हुआ था भाई? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, डैग हैमरशोल्ड हो जाएगा। और इसके नाम को कुछ इस प्रकार से भी लिखा रहता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। अगर ऐसा लिखा रहे तब भी और ऐसा लिखा रहे तब भी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो याल्टा सम्मेलन में हुआ था।
इसके बाद देखो भाई यहाँ पे एक पॉइंट कि फरवरी 1945 में क्रीमिया यूक्रेन के शहर याल्टा में एक समारोह हुआ था। इस समारोह को याल्टा सम्मेलन या फिर क्रीमिया सम्मेलन भी कहा जाता है। इस समारोह में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने वीटो पावर के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। तो ये भाई वीटो पावर का कंसेप्ट था। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 54। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 इसमें सदस्य है। इसमें प्रारंभ में 18 सदस्य थे, जिसे सन 1966 में बढ़ाकर 27 तथा अंततः सन 1974 में एक संशोधन के माध्यम से सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई। इस प्रकार से इसको इंक्रीज हुआ था। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो सुरक्षा परिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। किसी गैर सरकारी संगठन को मान्यता कौन दे सकता है? तो महासचिव दे सकता है। ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा, महासचिव हो जाएगा इसका सही आंसर। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? जिसका मौलिक सदस्य था कौन था? भारत। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? तो शांति स्थापना हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शांति स्थापना। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला। ये हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1997 में हुआ था, जिसको बुलाया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 29 जुलाई 1997 को इसका स्थापना हुआ। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इटली हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यूथांट हो जाएगा, जो कि प्रथम एशियाई महासचिव थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में, मैंने आप लोगों को बताया। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार संगठन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो भाई इसके 6 अंग है, याद रखिएगा 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो महासभा इसका सबसे बड़ा अंग है। सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या कितने? तो 5 है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन में हो जाएगा इसका सही। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में बना था। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? तो किसने किया? रूस ने सबसे अधिक इसका प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से संबंधित है। क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? था 1962 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं। ठीक है, क्या है कि यूएन का चार्टर 19 चैप्टर और 111 आर्टिकल यानी कि 111 अनुच्छेद में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल युद्ध हुआ था, ये हमारा 1999 में हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1999 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का कौन सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया जो है ना, ये सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क का सदस्य, सार्क को हम लोग दक्षेस भी बोलते हैं, और इसका सदस्य कौन कौन है? तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो ये सब जो है भाई, ये हमारा सार्क यानी कि दक्षेस का सदस्य है, और बाद बाकी हमारा जो भी रहेगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये जो अफगानिस्तान है ना, इसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया है, यानी 8वां नंबर का जो सदस्य है ये हमारा अफगानिस्तानी है, और इसे अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में इसको जोड़ा गया है, और ये हमारा लास्ट वाला 8वां वाला क्या है, यहाँ पर सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। देख लीजिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिमला समझौता जो है भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है कि किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई? तो ये भारत ने अपनाया था पूरब की चलो की ओर नीति। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका का क्या है भाई? यह एक आतंकवादी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? किस देश को नहीं माना जाता है? तो चीन को नहीं माना जाता है, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो दक्षेस का यानी कि सार्क का जो पहला जो सम्मेलन हुआ था, ये हमारा बांग्लादेश में हुआ था। एक्चुअल में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो 7 का सही उत्तर यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है कि अभी दक्षेस में कुल कितने देश शामिल है, तो 8 देश शामिल है और लास्ट में कौन जुड़ा है, तो अफगानिस्तान ऐड हुआ है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, तो ये 2004 में हुआ था, मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था, तो नरसिम्हा राव ने किया था, ठीक है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद हुआ था कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। अब दक्षेस का मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। भारत का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 13 की निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि 8 देश का कौन कौन सदस्य है, तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन 14 क्या है कि शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ, तो ये हमारा पाकिस्तान में स्थापित हुआ था। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी, तो कब भेजा गया था, 1987 में भेजा गया था, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई, देख लीजिए कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, किस पे किया था, तो ताशकंद के समझौते पर, जो कि हमारा 1966 में हुआ था। ताशकंद का समझौता 1966। देख लीजिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था और यह एक शांति समझौता था। याद रखिएगा यह क्या था, तो यह एक शांति समझौता था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1972 का जो शिमला समझौता था उसी के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था। 1971 का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, इसे ही शिमला समझौता कहते हैं। और देख लीजिए इसमें कौन कौन शामिल थे भाई, तो इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे, जो कि मैंने आप लोगों को अभी गर्मा गर्म बताया है, ज्यादा भी लेट भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, यानी जो हमारा दक्षिण के जो देश है ना, दक्षिण जो मैंने आप लोगों को अभी सार्क बताया, सार्क में जो जो देश है वही सब देश यहाँ पर आते हैं और वही आप लोगों को लिख देना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या देखिए कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो भाई भारत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली, तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता मार्च 1971 में मिला था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो श्रीलंका का। मतलब इससे कौन प्रभावित होता है, श्रीलंका ही प्रभावित होगा। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या है, देख लीजिए कि सैनिक शासन को हटाने हेतु किस देश में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला, तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में ही क्या हुआ था, सैनिक मतलब शासन वहां पर चल रहा था, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 2007 में किस देश को दक्षिण में शामिल किया गया, तो अफगानिस्तान को किया गया था, जो कि हमारा 8वां देश था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, तो श्रीलंका, ठीक है, और वहां का जो आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लिट्टे। दक्षिण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, मैंने आप लोगों को बता दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 27 दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है, तो कहाँ पे भाई, तो नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण में कुल कितने देश है, तो दक्षिण में कुल मिलाकर 8 देश है। अभी तक दक्षिण का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ, देखिए अभी तक अफगानिस्तान में इसका एक भी सम्मेलन नहीं हुआ है, याद रखिएगा। 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को दक्षिण का एक मतलब यहाँ पर टेबल दे दूंगा, जहां पर पता चलेगा कि कितना सम्मेलन हुआ है और कहाँ हुआ है, कब हुआ है। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सम्मेलन, एक्चुअल में सम्मेलन नहीं, ये समझौता, ठीक है, ये समझौता हुआ है। क्वेश्चन में 31 क्या देख लीजिए कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है, तो पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है, धर्म सापेक्ष राज्य है। पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई थी, तो नेपाल में किया गया था। लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है, तो श्रीलंका। दक्षेस की स्थापना कब हुई, तो दक्षेस का स्थापना भाई 1985 में हुआ है, ठीक है, 1985 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन 35 क्या है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अबदस्त कर फांसी की सजा दी, तो पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो इंडोनेशिया जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, देख लीजिए वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, इसलिए इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले दीवार की नीति कब अपनाई, तो 1978 में ये अपनाया है, ठीक है, 1978 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत क्या है? सार्क का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर 1996 में हुआ था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो 1971 में, ठीक है, 1971 में मान्यता दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। 43 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो पाकिस्तान में क्या है? संवैधानिक संकट है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू तथा कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू तथा कश्मीर में क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। क्वेश्चन 46 बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो भाई ये 1971 में अस्तित्व में आया है। क्वेश्चन 47 क्या है कि 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो इसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 48 क्या है कि 18वां जो सार्क सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये काठमांडू में हुआ था, 18वां वाला। सार्क का मुख्यालय अभी कहाँ है? तो ये भी काठमांडू में ही है, और अभी तक अफगानिस्तान में एक भी इसका सम्मेलन नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि सार्क का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1985 में हुआ था, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर जिस टेबल का मैं बात कर रहा था कि कौन वाला सम्मेलन, ठीक है, यहाँ पर सम्मेलन का नंबरिंग है, किस वर्ष को हुआ था और कहाँ हुआ था। पहला ढाका बांग्लादेश, दूसरा बंगलोर भारत। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, ये तो आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, जितना पढ़ना होगा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? ये जो आसियान है भाई, इसका स्थापना 1967 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जान लीजिए, जो आपको आगे काम आने वाला है। देखिए क्या है, 1967 में जब हमारा आसियान का स्थापना किया गया था, तो इसमें टोटल मिलाकर 5 देश इसके सदस्य थे। हमारे यहाँ पर देखिए 5 देश में से कौन कौन सा था? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। इसमें टोटल मिलाकर 5 देश इसके सदस्य थे। फिर बाद में देखिए ब्रुनेई हमारा 1984 में ऐड हो जाता है। वियतनाम हमारा 1985 में ऐड हो जाता है। लाओस हमारा 1997 में ऐड होता है। म्यांमार और कंबोडिया हमारा 1999 में ऐड होता है। और ये जो हमारा आसियान है, इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, जो हमारा थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, उसी जगह पर आसियान का क्या है भाई? मुख्यालय है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है, याद रखिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया वाकई में आसियान का सदस्य है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें दिया गया, देख लीजिए आप लोग, कि निम्नलिखित में कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था? तो 7 पार्टी अलायंस में कौन नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि किस देश में अभी भी राजतंत्र है? तो भूटान में क्या है? अभी भी राजतंत्र ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ठीक है, जो खुले द्वार की नीति है, या फिर मुक्त द्वार की नीति है, या फिर ओपन डोर की जो नीति है, ये जो नीति है, पहला बात ये चीन में अपनाया गया था। ये कहाँ अपनाया गया था? चीन में अपनाया गया था। तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन यहाँ पर ये जो पूछा गया है क्या है कि सन 1978 में ओपन डोर यानी कि मुक्त द्वार या फिर खुले द्वार की नीति किसने चलाई? किसने चलाया था? तो डेंग सियाओपेंग, याद रखिएगा, या फिर डेंग सियाओपिंग, इस प्रकार से भी लिखा रहेगा। ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, कोई मतलब नहीं है। तो डेंग सियाओपिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और ये चीन में अपनाया गया था इस नीति को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो यूरोपीय संसद का जो पहला प्रत्यक्ष जो चुनाव हुआ था सन 1979 में हुआ था, याद रखिए। कब? सन 1979 में हुआ था। और खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1993 में, याद रखिएगा। और यूरोपीय संघ के बारे में देखिए हर एक बच्चे का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो जो भी आप लोगों का मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ना, तब आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। अभी याद रखिए यूरोपीय संघ का जो स्थापना है 1993 में इसका स्थापना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो 2006 को भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो 1949 में, 1949 में, ठीक है, हुआ है साम्यवादी चीन का उदय। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11, सार्क जिसको दक्षिण के नाम से जाना जाता है, तो सार्क क्या है?
तो ये जो है ये क्या है, तो यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि आसियान वे या फिर आसियान शैली क्या है। आसियान वे या फिर आसियान शैली क्या है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का जो स्वरूप है उसी को आसियान वे या फिर आसियान वैली बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो ये हुआ था 1957। देख लीजिए 1957 में क्या हुआ है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना हुआ है। इस चीज को आप लोग पहले गौर करिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना कब हुआ है, 1957 को। और अभी मैंने आप लोगों को ये जो पढ़ाया यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को अभी ये वाला जो बताया कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है, तो 1993 में। देख लीजिए एक्चुअली में हुआ क्या है, कहीं कहीं पर 1957 देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर 1993 देखने को मिलता है। तो ये जो यूरोपीय संघ है, ये जो हमारा यूरोपीय संघ है ना, इसका पहले जो नाम था, क्या नाम था पहले इसका नाम यूरोपीय आर्थिक समुदाय ही था। इसलिए कंफ्यूजन देखने को मिलता है, लेकिन कंफ्यूजन मत रखिए, जब मैं आपको आगे और डिटेल बताऊंगा तब आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज आ रही है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना कब हुआ है, तो 1957 में इसका स्थापना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम अब है, देखिए पहले इसका नाम यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, लेकिन वर्तमान में अभी इसका नाम क्या है, यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देख लीजिए कि चीन विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कब शामिल हुआ था, तो 2001 में शामिल हुआ था। 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन 16 हमारे पास क्या है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, तो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि चीन ने 1972 में किसके साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया, तो अमेरिका इसका सही आंसर होगा। 17 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो केवल और केवल अमेरिका ही बचता है और अपना दादागिरी प्रभुत्व और वर्चस्व दिखाता है। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था भाई, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया यूरोप का आर्थिक समुदाय या फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय उसका नाम था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश के साथ भारत ने मित्रता और व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि देश के पहले PM जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए पंचशील का सिद्धांत दिया था। तो देख लीजिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिद्धांत को दिया था। इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिए, कभी कभार एग्जाम में हो सके पूछा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देख लीजिए कि कौन सा देश गाजर और छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है, तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत की चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया, तो राजीव गांधी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी राजीव गांधी, और पंचशील वाला जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भारत चीन मित्रता वर्ष कब मनाया जाता है, तो 2006 को मनाया जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना देख लीजिए यहाँ पर हो गया ना भाई, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यूरोपीय संघ का जो स्थापना है यहाँ पे देखिए 1957 दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर 1957 ही है। और देखिए पहले हमारा यूरोपीय समुदाय था जिसका बाद में नाम यूरोपीय संघ पड़ गया, तो कोई नहीं 1957 देगा तब भी आपको देख लेना है। तो अगर 1957 देगा तो आपको मतलब 1993 नहीं देगा, और अगर 1993 देगा तो 1957 नहीं देगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम आराम से आंसर को लिखना है। आपको देख लेना है कि एक्चुअल में आखिर में दिया क्या गया है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर 1957 दिया रहेगा तो 1993 नहीं दिया रहेगा, और अगर 1993 दिया रहेगा तो 1957 नहीं दिया रहेगा। तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपको आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, कौन नहीं है, तो अल्जीरिया। यहाँ पर ऑप्शन में से जो है अल्जीरिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो श्रीलंका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर है, बट श्रीलंका नहीं है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या है, देख लीजिए यहाँ पर कि एशिया का कौन सा देश है जो 8 समूह यानी कि G8 बोलेंगे या फिर ग्रुप 8 बोलेंगे या फिर समूह 8 बोलेंगे का सदस्य है, तो जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूस और जापान दोनों, ठीक है, एशिया में स्थित है और G8 के सदस्य है। G8 का देखिए सदस्य कौन कौन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम जिसको UK यानी कि ब्रिटेन बोला जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एशिया से अगर बात करा जाए तो रूस और जापान जो है वह एशिया से है।
क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है। साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है? तो 2004 में हुआ है, याद रखिए साप्टा समझौता जो उसमें 2004 पे हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया कब? तो 2003 में इस निर्णय को लिया गया था। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 सब ये इसका उद्देश्य हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका सारा का सारा हमारा उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 33 को बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 33 हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुली दीवार की नीति अपनाई? चीन, ये तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। यूरो क्या है भाई? तो यूरो क्या है? यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है यूरो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण वाला भी कंफ्यूजन था, मैंने आप लोगों को पिछला वाले चैप्टर में ही क्लियर करा दिया है। तो जर्मनी का एकीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1990 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, जो कि अप्रैल 2012 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो नोम पेन, ठीक है, हो जाएगा। देखिए 33वां शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ, 34वां 35वां थाईलैंड में हुआ, 36वां 37वां कहाँ हुआ है? वियतनाम में हुआ है। अभी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, वहां पर आप लोगों को हर एक चीज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत हमारा आसियान का सदस्य नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही पॉइंट बता दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए क्या है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1962 इसका सही आंसर होगा, जो कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं? देखिए जो खाड़ी युद्ध हुआ था, एक्चुअल में जो हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध था उसको कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई? तो जो युद्ध हुआ था ना उसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, और जो युद्ध हो रहा था ना पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में उसको लाइव दिखाया जा रहा था। जिस प्रकार से पबजी फ्री फायर वाला गेम होता है ना, मारते हैं बंदा को, तो उसी प्रकार से वहां पर भी बंदा को मारा जा रहा था और लाइव पूरे दुनिया में दिखाया जा रहा था। इसलिए प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। एक का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध किसको बोला जाता है? इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को ही प्रथम खाड़ी युद्ध बोला जाता है। इराक क्या करता है? कुवैत पर हमला कर देता है, इस पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका बचाव के स्वरूप, ठीक है, लड़ाई जब होता है, ये जो इराक कुवैत अमेरिका लड़ाई एक्चुअल में जो है इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे जब आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा तो हर एक चीज को क्लियर अच्छे तरीके से कराया जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया। देखिए इराक ने कुवैत पर हमला कब किया था? तो 1990 के अगस्त के महीना में। प्रथम खाड़ी युद्ध को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा है। देखिए इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। जो अमेरिका के उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उसने क्या कहा? इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इसे कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्या? कंप्यूटर युद्ध। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो है भाई ये हमारा फरवरी 1991 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1991 में ये हुआ था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? देखिए एक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग यूएनओ बोलेंगे, और आगे जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे तो वहां पर यूएनओ के बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए जब भी किसी भी मतलब अगर विश्व स्तर पे जो लड़ाई होगा, यानी कि दो देशों के बीच अगर लड़ाई होता है तो यूएनओ से परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। तो अमेरिका बिना परमिशन लिए ही इराक पर आक्रमण कर देता है। तो आप लोग जान सकते हैं कि अमेरिका का कितना दादागिरी है। पहला बात जापान में परमाणु बम गिराया, हिरोशिमा नागासाकी 2 शहर पे परमाणु बम गिराया, वो भी एक दादागिरी टाइप का ही था। और यहाँ पर देखिए बिना कुछ पूछे, बिना परमिशन लिए ही इराक पर डायरेक्ट आक्रमण करना भी क्या है? एक प्रकार का दादागिरी ही है। तो अमेरिका हर बार अपना दादागिरी दिखाता है। तो याद रखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या बोल रहा है? जो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का भी बात नहीं माना और सीधे इराक पर आक्रमण कर दिया, तो कौन सा देश था? तो अमेरिका था। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास की ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था? यह भी हमारा अमेरिका के द्वारा ही चलाया गया था। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है।
कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? तो देखिए भाई, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में मुख्य सेना किसकी थी? तो अमेरिका का ही, मतलब वहां पर मैक्सिमम सेना था, जितना भी सेना था उसमें 75% जो सैनिक था वो अमेरिका का ही था। याद रखिएगा, 75% सेना उसमें अमेरिका का ही था और 25% सेना मतलब दूसरे देशों का था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का कब हमला हुआ? ये हमारा हुआ था सितंबर 2001 में, जिसको हम लोग 9/11 की घटना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? 9/11 की घटना। 11 से हो गया आपका डेट और 9 से हो गया आपका सितंबर, यानी 11 सितंबर को यह घटना घटा था, इसलिए इसका नाम हो गया 9/11 यानी कि 9/11 की घटना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 9/11 की घटना के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ये जो घटना है 11 सितंबर 2001 को घटा था। इसमें 19 किडनैपरों ने क्या किया था भाई? अमेरिका के बहुत सारे विमानों को हाईजैक कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब देखिए वो क्या क्या विमान सबको टकराने मतलब लगा, ठीक है। पहला विमान को कहाँ टकराया देख लीजिए, तो न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी जो टावर था वहां पर पहला विमान को टकरा दिया। दूसरा विमान को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकरा दिया। तीसरा विमान को पेंटागन से टकराया, और जो पेंटागन है ना भाई, वो अमेरिका का क्या है? रक्षा विभाग का मुख्यालय है। जो रक्षा विभाग है अमेरिका का, उसका मुख्यालय पेंटागन में है, और वहीं पर तीसरा विमान को टकरा दिया। चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ये पहले ही पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा ये सब चीजें। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया, या फिर कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? दोनों क्वेश्चन का एक आंसर वो हो जाएगा इराक, ठीक है। और इराक पर आक्रमण कौन किया था? अमेरिका किया था, जो हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं, या फिर जिसको कंप्यूटर युद्ध भी हम लोग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों प्रसिद्ध है? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये अमेरिका का रक्षा विभाग का क्या है भाई? मुख्यालय है, इसीलिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 9/11 से आप क्या समझते हैं? तो यह है कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उत्तरी टावर दक्षिणी टावर दोनों पर, पेंटागन में भी, ठीक है, हमला हुआ था 9/11 की घटना से ही। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए यहाँ पर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो ये हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? देखिए अमेरिका ऐसा देश है ना जो एक बहुत ही अपने बजट का, देखिए जो उन लोग बजट बनाता है, अभी हाल फिलहाल में भारत देश का भी बजट मतलब पारित हुआ, तो अमेरिका जो बजट बनाता है ना, तो उसमें मैक्सिमम जो पैसा खर्चा करता है एक बहुत ही बड़ा अमाउंट पे, आपका जाके सेना में करता है, विकास में, रक्षा में, हथियार में, ये सब में करता है उन लोग। देखिए एक्चुअल में करना भी जरूरी है क्योंकि देश इसी से मतलब मजबूत बनता है। कोई बाहर वाला आक्रमण करने के लिए 10 बार सोचेगा कि उस देश के ऊपर आक्रमण करें या फिर नहीं करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 क्या है कि नई विश्व व्यवस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जॉर्ज बुश ने। किसने किया था भाई? जॉर्ज बुश ने। 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला कर दिया? तो कुवैत पर हमला किया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया। और इराक, कुवैत और अमेरिका का जो लड़ाई हुआ था उसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जिसका उत्तर जॉर्ज बुश ही होगा, ठीक है, जॉर्ज बुश हो जाएगा। नई विश्व व्यवस्था जो है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कि 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो ये हो जाएगा भाई अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? तो इराक के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। परमाणु अप्रसार संधि जो है इस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया है? तो किसने किया है भाई? तो देख लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। देख लीजिए, याद रख लीजिए, यहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 21
क्या है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है। सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो केवल केवल बचकर कौन रहता है, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, और उसी का प्रभुत्व, उसी का दादागिरी चलता है, उसी का वर्चस्व चलता है। 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है। किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया, तो बांग्लादेश युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जिसको हम लोग 9/11 की घटना बोलते हैं, ये हुआ था हमारा 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, 11 सितंबर 2001 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है कि सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। तो इसमें क्या हुआ था, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो भाई टोटल मिलाकर 50 उसमें राज्य है। 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 50 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, 26 क्या देख लीजिए। अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगी कब, तो 2014 के अंत तक, 2014 के लास्ट तक ये निकल जाएंगे। और ये भाई देखिए एसबीपीडी बुक में जो दिया हुआ था मैंने आप लोगों को वही बता दिया, क्योंकि एक दो जगह पे कुछ अलग अलग आंसर दिया हुआ है, तो जो बुक का था मैंने आप लोगों को बुक वाला बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। 2 शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, 2 शहर पर बम गिराया था। ठीक है, तो नागासाकी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हिरोशिमा कहीं पर भी नहीं दिया है, ये हाशिमा है, हिरोशिमा नहीं है। ठीक है, तो एक हिरोशिमा पे गिराया था और एक नागासाकी पे गिराया था। एक 6 अगस्त को गिराया था और एक 9 अगस्त को गिराया था, याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945 को गिराया था और एक 9 अगस्त 1945 को गिराया था। 2 बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया, तो इराक पर हमला किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कि निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इसका आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि निम्न में से किस देश ने खुले दीवार की नीति अपनाई, तो भाई चीन ने क्या क्या है, खुले दीवार की नीति को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है भाई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही क्या क्या है, पूरे विश्व को इंटरनेट की सुविधा दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था, तो इराक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया शायद, याद रखिएगा, यहाँ पर इराक इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, तो किस देश के राष्ट्रपति थे भाई, तो ये हमारा अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे, तो एक हमारा कौन था भाई, एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। देखिए अमेरिका को हम लोग यूएसए बोलते हैं और सोवियत संघ को हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं, याद रखिएगा। और सोवियत संघ को हम लोग रूस भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक्चुअली में सोवियत संघ हमारा देश नहीं था बल्कि देशों का एक समूह था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया, तो जो हमारा साम्यवादी देश है ना, जिसको हम लोग समाजवादी देश भी बोलते हैं, तो उसमें कौन कौन आता है भाई, हमारा रूस आता है, हमारा सोवियत संघ आता है। ये जो सोवियत संघ या फिर ये जो रूस है, इसको हम लोग साम्यवादी देश या फिर समाजवादी देश बोलते हैं, और इसी के ऊपर शॉक थेरेपी का मॉडल लागू हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको आगे काम आएगा, यहाँ पर हर एक चीज को देख लीजिए। देखिए पहला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है कि पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया कहा गया है। जो पूंजीवादी देश है जैसे कि अमेरिका क्या है भाई, पूंजीवादी देश है, इसलिए इसको हम लोग पहली दुनिया बोलेंगे। और ये जो पहली दुनिया वाला ये जो गुट है, इसका जो नेतृत्व है कौन करता है, एक्चुअल में कौन कर रहा था उस टाइम, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका क्या कर रहा था, पहली दुनिया का जो देश था ना उसका नेतृत्व कर रहा था। दूसरी दुनिया में हमारा कम्युनिस्ट देश आता है, यानी जो समाजवादी या फिर जो साम्यवादी वाले जो देश होते हैं ये हमारे दूसरे दुनिया में आते हैं, और पहले दुनिया में हमारे पूंजीवादी वाले देश आते हैं। सोवियत संघ दूसरी दुनिया का देश है। दूसरे गुट का नेतृत्व यानी ये जो दूसरी दुनिया है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था भाई, तो साम्यवादी देश या फिर समाजवादी देश जो हमारा है रूस, वही कर रहा था। और इस गुट के, ठीक है, इस गुट के जो सदस्य होते हैं, इसको दूसरी दुनिया का देश बोला जाता है या फिर इसको समाजवादी खेमे के देश भी बोला जाता है, याद रखिएगा।
अब यहाँ पर एक हमारा आ जाता है तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया से आशय है कि एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों से, जो एशियाई देश है, अफ्रीकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश है, ये सबको तीसरी दुनिया का देश बोला जाता है। और ये जो देश होंगे ना, या तो विकासशील होंगे या फिर अविकसित अवस्था में है, ठीक है, इसको तीसरी दुनिया का देश बोला गया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है पहली दुनिया, दूसरी दुनिया का, देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश तथा उनके सभी देशों को प्रथम विश्व कहते हैं या फिर प्रथम दुनिया कहते हैं। और जो सोवियत संघ है, जो चीन है, जो क्यूबा है और इनके जो सहयोगी है, इनके जो साथी है, इसको दूसरा विश्व या फिर दूसरा दुनिया कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दूसरी दुनिया में निम्नांकित में कौन सा देश नहीं था? तो दूसरी दुनिया में भाई हमारा अमेरिका नहीं था। दूसरी दुनिया में हमारा अमेरिका नहीं था, क्योंकि अमेरिका तो हमारा पहली दुनिया में है। अमेरिका किस में है? पहली दुनिया में है, क्योंकि यह एक पूंजीवादी देश है। और पहली दुनिया में कौन सा देश है? तो पूंजीवादी देश है। और दूसरी दुनिया में साम्यवादी बोलिए या फिर समाजवादी बोलिए, वैसे देशों को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो कम्युनिस्ट देशों से, यानी साम्यवादी या फिर समाजवादी देशों से इसका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? देखिए, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, तो उसके बाद जो वहां का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनता है, कौन बनता है? याद रखिएगा, बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्या है? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोका के नियम किसने दिए? तो ये गोर्बाचोव ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको मिखाइल गोर्बाचोव भी हम लोग बोलते हैं। गोर्बाचेव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो भाई गोर्बाचेव है ना, देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सोवियत संघ का ये अंतिम राष्ट्रपति था, क्योंकि इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और ये रूस बन जाता है। और ये क्या बन जाता है? रूस बन जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी थे, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था भाई? तो पेरेस्ट्रोइका, जिसको हम लोग पुनर्रचना बोलेंगे, और ग्लासनोस्त यानी कि खुलेपन का नियम दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? देखिए, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य का स्थापना किसने किया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको व्लादिमीर लेनिन भी बोला जाता है, जो कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? तो व्लादिमीर लेनिन थे, याद रखिएगा। और इन्होंने 1917 में जो रूसी क्रांति, जो रूस में जो क्रांति हुआ था, उसके नायक थे, हीरो थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। देखिए, जो शॉक थेरेपी है, जो कि कम्युनिस्ट देशों के ऊपर यानी कि समाजवादी साम्यवादी देशों के ऊपर लागू किया जाता है, तो इसको कब अपनाया गया था? याद रखिएगा, 1990 में इसको अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सोवियत संघ का जो विघटन है 1991 में हुआ था, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हमारा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? मतलब बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? यहाँ पर निर्माण भी लिखा हुआ हो सकता है, निर्माण बोला जाए या फिर कब खड़ी की गई, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बर्लिन का दीवार बनाया गया था भाई 1961 को। कब बनाया गया था? 1961 को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस दीवार को यानी कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? वहीं की जनता के द्वारा गिराया गया था। तो कब गिराया गया था? तो 1989, 1989 में इसको गिरा दिया गया था। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि रूस की साम्यवादी क्रांति सन, ये खाली स्थान है, ईस्वी में हुई। कब हुआ था भाई? तो 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो देखिए, सोवियत संघ वाला जो है ना, ये भाई हमारा समाजवादी और साम्यवादी, ये दोनों विचारधारा के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा। समाजवादी और साम्यवादी इसका दोनों आंसर होगा। इसलिए 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हमारे पास क्या है देख लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है कि बर्लिन की दीवार का गिरना किसके अंत का प्रतीक था? तो शीत युद्ध का अंत, यानी कि बर्लिन का दीवार गिर गया और शीत युद्ध का अंत भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लेनिन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो येल्त्सिन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे रूस के, यानी रूस के जिस सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो रूस बनता है, तो रूस का जो प्रथम राष्ट्रपति था, निर्वाचित राष्ट्रपति था, येल्त्सिन ही थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना की थी। 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ हो सके कभी कभार क्या होता है, कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। जैसे हमारा एक है CIS, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS इसको बोलेंगे। तो CIS के संस्थापक सदस्यों में बेलारूस थे, रूस थे और यूक्रेन शामिल है। ये सब क्या है? संस्थापक सदस्य है। दिसंबर 1991 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेलारूस में है, याद रखिएगा। CIS के सदस्य देश कौन कौन है? बेलारूस है, रूस है और यूक्रेन है। 1991 में येल्त्सिन ने ही इसका स्थापना किया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय बेलारूस में है। ये सब चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, हमारे पास क्या है कि वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? यानी एक्चुअल में वार्सा संधि जो था, वार्सा जो पैक्ट था, उसको किस देश ने सबसे पहले छोड़ा था? तो याद रखिएगा, अल्बानिया ने। किसने छोड़ा था? अल्बानिया ने छोड़ा था। 1975 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? हुआ था हेलसिंकी में। कहाँ हुआ था? हेलसिंकी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, हमारे पास क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया, 1991 में हुआ था, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, क्या है कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो इसमें 8 देश शामिल है, टोटल 8 देश इसमें शामिल है संघाई सहयोग संगठन में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो स्टालिन संविधान 1936 में लागू हुआ था। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो येल्त्सिन ही थे, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान टाइम का बात हो रहा, कौन है भाई? तो जो बाइडेन। अभी कौन है राष्ट्रपति अमेरिका के? तो जो बाइडेन है, याद रख लीजिए, कभी कभार पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है ये हमारा नाटो का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो जो ब्रिटेन है वो नाटो का सदस्य है। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, क्या है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? देखिए 1991 से पहले हमारा सोवियत संघ और अमेरिका दोनों था, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो बचता है केवल और केवल अमेरिका। तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, क्या है यानी कि 30 क्या है? 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी जो है ये इसका सदस्य नहीं था। 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, आप नेट में सर्च करके देखिए, गूगल में देखिए, मतलब हर एक जगह पे अलग अलग टाइप का आंसर दिया हुआ है। इस बुक में ये दिया है, इस बुक में ये दिया है, मतलब अजीब टाइप का दिया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जैकबोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात, 4 ऑप्शन में दिया हुआ था, मैंने देख लिया, जैकबोर्ड 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है और पूछा गया क्वेश्चन जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। देखिए अभी तो आपको आंसर बताना है, इन्हीं ऑप्शन में से बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1990। देखिए कहीं कहीं पर 1990 दिया है, कहीं कहीं पर 1871 दिया है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का आंसर दिया है। तो यहाँ पर भाई आप लोग देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 1990 और 1990 भी बहुत सारे बुक्स में दिए हुए हैं। तो 31 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, क्या है हमारे पास कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो अमेरिका। भाई अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो यहाँ पर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है ये हमारा 1914 को शुरू हुआ था और ये हमारा 1918 तक चला था। ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध है।
जो हमारा दूसरा वाला विश्व युद्ध है ये हमारा 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। और जैसे ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, जब ये विश्व युद्ध हो रहा था यानी दूसरा विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो जो विश्व था ना वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक था हमारा धुरी राष्ट्र, एक था हमारा मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र को जीत मिला था और मित्र राष्ट्र में हमारा दो देश था। क्या क्या? एक था हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका और एक था हमारा यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। तो इन दोनों के बीच क्या होने लगा? ठंडा ठंडा लड़ाई होने लगा। ठीक है, जिसको हम लोग शीत युद्ध बोलेंगे या फिर जिसको हम लोग कोल्ड वार बोल सकते हैं। और ये जो शीत युद्ध है यानी ये जो ठंडा ठंडा जो लड़ाई है ये हमारा 1945 से लेकर 1991 तक चला था। अब देखिए यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और जब हमारा सब्जेक्टिव वाला वीडियो आएगा तो यहाँ पर आपको समरी भी मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा है ये हमारा 1914 से लेकर 1918 तक हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और देखिए यहाँ पर अगर डेट का बात किया जाए तो ये 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो ये जो दूसरा विश्व युद्ध है ये हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर डेट का बात किया जाए तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ था। देखिए खत्म जो हुआ था ना उसी टाइम अमेरिका ने क्या किया था? जापान पर परमाणु बम गिराया था। जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था और जो परमाणु बम था उसका नाम भी रखा गया था। ठीक है, एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैटमैन। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब सब्जेक्टिव में आपको कराऊंगा तो हर एक चीज बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आगे चलिए, आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, जैसे शीत युद्ध। शीत युद्ध हमारा 1945 में शुरू हुआ था और 1991 तक चला था। देखिए मतलब बात को समझिए, शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ है? 1945 में, यानी शीत युद्ध शुरू कब हुआ है? 1945 में। और शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1991 में इसका अंत हो गया। अंत हो गया 1991 में। और शुरू कब हुआ? तो 1945 में। इस बात को खोपड़े में घुसा लीजिए। शीत युद्ध शुरू हुआ है 1945 में और खत्म हो गया 1991 में। अब देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, हमारा जो शीत युद्ध शुरू हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जो मित्र राष्ट्र था उसमें हमारा दो देश था। एक था हमारा यूएसएसआर, एक है हमारा अमेरिका। अब यहाँ पर ये जो यूएसएसआर है और ये जो अमेरिका है, इन दोनों को कुछ कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे सोवियत संघ को ही हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं और अमेरिका को हम लोग बोलते हैं यूएसए। ठीक है, देखिए ये जो यूएसएसआर है जिसको अभी वर्तमान में रूस बोला जाता है, यूएसएसआर को यानी सोवियत संघ को वर्तमान समय में क्या बोला जा रहा है? रूस बोला जा रहा है। तो ये जो है ये हमारा पूर्वी गठबंधन के अंतर्गत कौन आता है? तो सोवियत संघ बोलिए या फिर रूस बोलिए या फिर यूएसएसआर बोलिए। और ये जो देश है ना, सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर, ये सब जो है ये क्या है? साम्यवादी है या फिर समाजवादी है। साम्यवादी, समाजवादी। जो पश्चिमी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सुधार लीजिए। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। पश्चिमी, ये क्या है? पश्चिमी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन में कौन है? तो अमेरिका है। और अमेरिका जो है वो क्या है? एक पूंजीवादी देश है। मतलब ये पूंजीवादी के सिद्धांत पर वर्क करता है, काम करता है। और ये जो सोवियत संघ या फिर ये जो रूस है ये हमारा साम्यवादी या फिर समाजवादी के कंसेप्ट पर वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन। ये कुछ नहीं, ये पश्चिमी गठबंधन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शीत युद्ध जो है ये हमारा 1945 में शुरू हुआ था और 1991 में इसका अंत हो गया। मतलब 1945 में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1945 में इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा शीत युद्ध पर ही बेस्ड है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। मैंने आपको अभी बताया कि 1991 में इसका अंत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। पूर्वी गठबंधन, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पूर्वी गठबंधन का अगुवा किसने किया था, तो रूस ने किया था। रूस या फिर यूएसएसआर बोलिए या फिर सोवियत संघ बोलिए, और पश्चिमी गठबंधन का अमेरिका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हम लोग NAM बोलते हैं, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। अभी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ध्यान से सुनिएगा, इसका जो शुरुआत हुआ है यानी इसका जो पहला सम्मेलन हुआ है 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ, बेलग्रेड। याद रखिएगा, अब मैं आपको एक एक करके हर एक की पॉइंट्स, हर एक क्वेश्चन को बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है नोट करके कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड, जो कि यूगोस्लाविया में है, में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देशों ने भाग लिया था। जब यह सम्मेलन हुआ था उस टाइम टोटल मिलाकर 25 देशों ने पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लिया था। वर्तमान में दुनिया के 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं। अगर प्रेजेंट टाइम का बात किया जाए तो इसमें टोटल अभी 120 सदस्य हैं। और देखिए जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है, कितना गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका जो PDF है आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका भी PDF मिलेगा, हर एक चीज़ का PDF मिलेगा, वीडियोज मिलेगा, हर एक चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सुकर्नो, तीसरा है अब्दुल नासिर, और हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है मार्शल टीटो। अब देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मार्शल टीटो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मार्शल टीटो को ना जोसेफ ब्रोज टीटो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जोसेफ ब्रोज टीटो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जोसेफ ब्रोज टीटो लिखा रहे या फिर मार्शल टीटो लिखा रहे, यही होगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर। मैंने बहुत सारे बुक्स में देख लिए हैं, तो इसका राइट उत्तर मार्शल टीटो या फिर जोसेफ ब्रोज टीटो, जो भी बोलेंगे यही हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ये जो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ठीक है, इसको देखिए कौन कौन नेता ने इसको किया था। आप यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिएगा। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर थे, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, जो मार्शल टीटो बोलिए फिर जोसेफ ब्रोज टीटो बोलिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, एवं घाना के कौन थे, एवामे एनक्रुमा ने आरंभ किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन नेता इसमें शामिल थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक बात हो गया, दूसरा गमाल अब्दुल नासिर थे, तीसरा टीटो, मार्शल टीटो या फिर जोसेफ ब्रोज टीटो, हमारा अगला कौन थे, सुकर्नो थे, ठीक है, सुकर्नो थे, और हमारा जो लास्ट है एवामे एनक्रुमा थे। तो ये सब नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। देखिए भारतीय नेता का अगर बात करेगा तो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बोलिए या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए यहाँ पर कुछ सैन्य संगठन है, तो अमेरिका का सैन्य संगठन क्या क्या है, एक है नाटो, एक है सीटो, एक है सेंटो। नाटो का स्थापना हुआ है 1949 में, सीटो का हुआ है 1954 में, और सेंटो का हुआ है 1955 में। बगदाद संधि के स्थापना 1955 में की गई। यहाँ पर की लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, थोड़ा मिसप्रिंट है। बगदाद संधि की स्थापना 1955 में की गई। बगदाद संधि में ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान थे, लेकिन 1959 में इराक के बाहर हो जाने से इसका नाम सेंटो हो गया। बात समझ लीजिए। देखिए पहले 1955 में बगदाद संधि की स्थापना की गई थी,
और इस बगदाद संधि से जब 1959 में इराक हट जाता है यानी बाहर हो जाता है तो इसी बगदाद संधि का नाम सेंटो कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर सेंटो का भी स्थापना बोल सकते हैं 1955 और बगदाद संधि का भी स्थापना क्या बोल सकते हैं 1955, लेकिन इसका बगदाद संधि का ही नाम आगे बदलकर सेंटो कर दिया गया है। ये बात क्लियर हो गया। आगे चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए की पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा। और देखिए यहाँ पर एक सोवियत संघ का जो सैन्य संगठन है क्या है, वार्सा संधि, जिसको हम लोग वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं, इसका स्थापना 1955 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो नाटो की जो स्थापना है 1949 में किया गया है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि निम्नांकित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो ये जो भारत देश है हमारा, ये हमारा नाटो का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो किसने क्या है, फ्रांस ने क्या है, यानी नाटो का विरोध किसने किया है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। नाटो का विरोध किया है फ्रांस ने, तो फ्रांस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन 14 में बोल रहा है कि अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वार्सा संधि। वार्सा संधि किन्होंने बनाया है, तो वार्सा संधि बनाया है सोवियत संघ ने, और बाद बाकी जो हमारे सीटो है, सेंटो है, नाटो है, ये सब के सब किसने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है। तो नाटो तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि तो अमेरिका ने ही बनाया है। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो सीटो भी अमेरिका ने बनाया है, सेंटो भी अमेरिका ने बनाया है। तो अमेरिका ने क्या नहीं बनाया है, तो वार्सा संधि नहीं बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है कि अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे। तो उस टाइम उसमें टोटल मिलाकर 12 देश शामिल थे। याद रखिएगा कितने देश, 12 देश। जब 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था उस टाइम यानी कि उस समय उसमें 12 देश शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन में 16 है कि अप्रैल 1949 में निम्नांकित में से कौन सा संगठन बनाया गया था। 1949 में भाई मेरा एक ही बना है, क्या बना है, तो हमारा बना है नाटो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पूछता है, और पिछला साल अभी जो एग्जाम हुआ रिसेंटली उसमें भी पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये 1962 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए 1962 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण है ये हमारा 1990 में हुआ है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि G77 जिसको हम लोग ग्रुप 77 भी बोलते हैं, का आशय दुनिया के किन देशों से है। तो G77 का जो आशय है ये विकासशील देशों से है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। विकासशील देशों से इसका कनेक्शन है, तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि निम्नांकित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। तो नाटो का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सीटो, सेंटो, नाटो अमेरिका का है, और वार्सा संधि या फिर वार्सा पैक्ट जो है वो हमारा सोवियत संघ का है। यहाँ पर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। तो किसका किसका था, एक था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि एक था हमारा अमेरिका का, और एक था हमारा सोवियत संघ का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक हमारा यूएसए का था और एक हमारा यूएसएसआर का था, अमेरिका और सोवियत संघ का था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या है देखिए, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। तो पूर्वी गठबंधन मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, पूर्वी गठबंधन का बात होगा तो सोवियत संघ या फिर आप रूस बोल सकते हैं, और पश्चिमी गठबंधन बोलेगा तो अमेरिका बोलिए या फिर यूएसए बोलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। मतलब विश्व में देखिए बहुत सारा जो गुट बना तो उस सब में शामिल नहीं होना ही क्या कहलाता है, गुटनिरपेक्षता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। तो पश्चिमी गठबंधन का जो नेतृत्व है ये अमेरिका ने किया है। 24 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 हमें यहाँ पर दिया गया है, पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है।
तो देखिए पूर्वी गठबंधन माने हो गया हमारा सोवियत संघ। पूर्वी गठबंधन माने क्या हो गया? सोवियत संघ। और सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य संगठन बनाया था भाई? तो वार्सा संधि बनाया था। क्या बनाया था? वार्सा संधि बोलिए या फिर वार्सा पैक्ट बोलिए, तो यही बनाया था। तो देखिए नाटो तो अमेरिका ने क्या है, ये तो होगा नहीं। सीटो भी अमेरिका का है, ये भी होगा नहीं। तो वार्सा संधि साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 हमें यहाँ पे दिया गया है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। देखिए एक मूवी है परमाणु ही नाम है मूवी का, जिसमें जॉन अब्राहम हीरो है। बहुत ही अच्छा मूवी, अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो उसमें दिखाया गया है किस प्रकार से भारत ने बहुत ही स्ट्रगल करके बम को बनाया था। और जो सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? तो 1974 में। कहाँ? तो पोखरण, जो कि राजस्थान में है। तो 26 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1974 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, मतलब किस देश ने नहीं किया है? तो भारत ने नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 28 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन 28 है कि अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो नाटो इसका उत्तर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1949 में नाटो ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 भी मैंने आप लोगों को अभी बताया कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये हमारा कब हुआ था भाई? तो ये हमारा हुआ है 1962 में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? नाटो का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमारे क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या है अभी मैंने आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट है? ये भी आप लोगों को पता है, सोवियत संघ का है। क्वेश्चन 32 क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में हुआ था। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन भी हो जा रहा है यहीं पर। 1962। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो ये जो पूर्व बनाम पश्चिम है, यानी ईस्ट वर्सेस वेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, पूर्व बनाम पश्चिम, ये हमारा ये जो आशय है किससे है? तो शीत युद्ध से है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब ईस्ट वर्सेस वेस्ट या फिर पूर्व बनाम पश्चिम या फिर पूर्व वर्सेस पश्चिम हम लोग बोल सकते हैं। इसका आशय किससे है? तो शीत युद्ध से है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर क्या दिया गया है कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो ये हमारा 1970 के बाद शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1970 के बाद इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर क्या है देखिए कि पहला कूटनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बेलग्रेड में हुआ है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखिए कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो सोवियत संघ ने क्या बनाया है? वार्सा संधि बनाया है। तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव, ठीक है, या फिर मिखाइल गोर्बाचेव इसको बोल सकते हैं। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीटो। जब पाकिस्तान सीटो में शामिल हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीखी आलोचना किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो ये हमारा हुआ है 1964 में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1964 इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? तो यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया है? तो फ्रांस ने किया है। 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फ्रांस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। शीत युद्ध जो हो रहा था उसके लिए मतलब कौन सा कारण यहाँ पर नहीं है? तो ये वर्साई की संधि से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, लेकिन इसका कोई यहाँ पर कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर हमें दिया गया है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया है? सोवियत संघ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? मैंने आप लोगों को बताया कि मार्शल टीटो बोलिए या फिर जोसेफ ब्रोज टीटो बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है।
निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? कौन नहीं थे? अराफत नहीं थे, सुकर्नो भी थे, मार्शल टिटो भी थे, पंडित नेहरू भी थे, लेकिन अराफत नहीं थे। 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? किसने? तो चीन ने अपनाया है। 48 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1983 में हुआ था, जो कि हमारा 7वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था। ठीक है, 7वां वाला जो हुआ था 1983 में, वो दिल्ली में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। क्या है कि किस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। 1973 का जो एल्जियर्स सम्मेलन हुआ था उसी में, यानी ये एल्जियर्स में हुआ था, जगह है, जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है देखिए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हमारा हुआ था 1917 में, ये हुआ था हमारा रूस में। रूस में जो क्रांति हुआ था 1917 में, उसी को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए, शीत युद्ध का जब अंत हुआ 1991 में, उसी समय सोवियत संघ का विघटन हो गया और जो हमारा 2 ध्रुवीय विश्व था वो 1 ध्रुवीय हो गया। तो इसका सही उत्तर 1991 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? किस वर्ष इस पर हस्ताक्षर हुआ है देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968। 1968 में इस पर हस्ताक्षर हुआ था और 1970 में इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? देखिए, सोवियत संघ एक्चुअल में देश नहीं है, बल्कि देशों का एक समूह है और उसमें टोटल मिलाकर 15 देश शामिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात को ध्यान से सुन लीजिए, सोवियत संघ हमारा देश नहीं था, बल्कि देशों का एक समूह था, देशों का एक संघ था, जिसमें टोटल मिलाकर 15 देश शामिल थे। 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब एक्चुअल में 55 है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो अगला प्रश्न है क्या है यहाँ पर। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। जब सोवियत संघ खत्म हो जाता है, विघटन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब बचकर कौन रहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका बचकर रहता है, यानी कि केवल केवल यूएसए बच के रहता है और 2 ध्रुवीय विश्व से अब हमारा 1 ध्रुवीय विश्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? ये हो जाएगा गोर्बाचेव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। मिखाइल गोर्बाचेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोर्बाचेव बोलिए या फिर मिखाइल गोर्बाचेव बोलिए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव ही सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, क्योंकि इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट है कि चीन में माओ ने 1949 में समाजवादी राज्य की स्थापना की। माओ का संबंध किससे है? चीन से है, और इन्होंने 1949 में चीन में समाजवादी राज्य की या फिर समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो ये रहा हमारा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का कंप्लीट एमसीक्यू। अगर आप इतने एमसीक्यू कर लेते हैं ना, आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को तो मिल ही जा रहा है, आप में टेंशन आपको नहीं लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।